तो आज डे 14 और डे 15, 2 दिन मिला करके हमें करीब करीब 35 से 38 क्वेश्चन हैं वो लगाने। बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं इस चैप्टर को छोड़कर एग्जाम चला जाऊं, तो भाई फिर एग्जाम छोड़ देना, चैप्टर मत छोड़ना। तो ये चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई और चैप्टर है ही नहीं पूरे मॉड्यूल के अंदर। चलिए, अब देखते हैं कि आपकी आपका जो नॉलेज है उसको आप कैसे अप्लाई करते हो। इस चैप्टर को सबने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन सब लिखने में भयंकर गलतियां करते हैं। आइए देखते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हैव अफर्म्ड इन देयर ऑडिट रिपोर्ट। अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या कर रहे हैं? अफर्म कर रहे हैं that their audit report communication of significant findings including significant deficiencies in internal control of the company identified by those charged with governance, where such matter included in audit report of a listed company also dwell upon importance of such communication. Look, affirmed का मतलब क्या होता है? बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? In their audit report, communication of significant audit findings, including significant deficiencies in internal control. वैसे ही ऐसे 265 के अंदर अपन लेटर ऑफ वीकनेस बनाकर दे चुके होंगे, है? ऐसे अपन ये लेटर ऑफ वीकनेस बना के दे चुके होंगे, यानी ये एक मैटर है जो कम्युनिकेट हो चुका है मैनेजमेंट एंड दोस्त शायद विद गवर्नेंस। तो अपने दिमाग में ये आता है कि यार ये ऐसे 701, लेकिन बेटा ऐसे 701 के अंदर जो बात आती है वो ये आती है कि क्या आपको हाईएस्ट लेवल की या हायर लेवल की आरओएमएमएस मिली है। अगर आपको हायर लेवल की आरओएमएमएस मिली है तो वो आरओएमएमएस आपको कम्युनिकेट आपने की होगी ड्यूरिंग द ईयर। और हायर लेवल ऑफ आरओएमएमएस ऐसी ऐसी चीज है जो पूरे समय आपके ऑडिट के ऊपर मंडराती रही, इसलिए वो क्या बनी? की ऑडिट मैटर। लेकिन ये मामला की ऑडिट मैटर से थोड़ा अलग है। की ऑडिट मैटर तो ऐसे मैटर होते हैं जो पूरे ऑडिट के दौरान आपके दिमाग पर छाए हुए होते हैं। क्या ये ऐसा मैटर है जो पूरे ऑडिट के दौरान आपके दिमाग पे, आपके वातावरण पे छाया हुआ है? वो तो ये बोल रहे हैं कि ऑडिटर ऑफ अ लिस्टेड कंपनी हैव अफर्म्ड इन देयर ऑडिट रिपोर्ट, अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अफर्म किया communication of significant audit findings including significant deficiencies in internal control of company identified to those charged with गवर्नेंस। वो ये अफर्म कर रहे हैं कि हमें जितनी जितनी इंटरनल कंट्रोल की गलतियां मिली और सिग्निफिकेंट डिफिशियंसीज अगर मिली भी, तो हमने ये चीज किसको शेयर कर दी है? मैनेजमेंट को शेयर कर दी है। मेरा ऐसा कहाँ कहना कहा जाएगा कि मुझे अगर ड्यूरिंग द ऑडिट कोई डिफिशियंसीज मिली हैं तो मैंने उन्हें मैनेजमेंट को कम्युनिकेट कर दी हैं। मैं ये कहाँ कहूंगा कि मैंने ये चीजें कम्युनिकेट कर दी हैं? तो डेफिनेटली मैं कहूंगा मेरे ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ के अंदर। आओ जरा ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में मैं आपको बताऊं कि मैं कहाँ कहूंगा कि मैंने इंटरनल कंट्रोल और बाकी जो डिफिशियंसीज थी वो सब कम्युनिकेट कर दी। ऑडिट रिपोर्ट का, विशेषकर अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आपको याद होना बहुत जरूरी है। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए, ना
We communicate with those chat with governance regarding, amongst the other matter, the planned scope, timing, and the audit significance, audit finding, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. Auditor मैनेजमेंट को ऑडिट रिपोर्ट में ये कहाँ जा करके अफर्म करेगा कि उसने डिफिशियंसीज अगर कोई मिली हैं, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स अगर कोई मिली हैं, तो वो किसको, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट की हैं, ये वो अपनी रिपोर्ट में कहाँ लिखेगा। और हम कहाँ पहुंच गए कि बाबू ये तो ऐसे 701 की बात कर रहा है, क्योंकि कंपनी तो लिस्टेड है। और अगर कंपनी लिस्टेड है तो भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है। मतलब हमको अब ये समझ में आया कि जो चीज उसने हमको वहां छोड़ दी थी इंटरमीडिएट में, वो यहाँ फाइनल में आके पकड़ ली है। ये ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा जो है, इंटरमीडिएट में उतना काम के नहीं थे, लेकिन फाइनल में तो इसी में से पूछ रहा है। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा को एक बार पढ़ लें और ये मार्क कर लें कि उनमें क्या क्या मैटर होते हैं, क्योंकि इस तरीके के अफलातून क्वेश्चन आप परेशान कर सकते हैं कि बताओ ये कहाँ है। तो उसको बोलना पड़ेगा सिंपली कि ये जो है कहाँ पर है, पैसे 700 के ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ में है। लेकिन क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है मेरे दोस्त। ये बताओ कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सर आप बता दो कि सच कम्युनिकेशन assists those charged with governance to fulfill their responsibility, oversee the financial reporting process and all that. Further, ऐसे 265 में कम्युनिकेटिंग डिफिशियंसी टाइमली करने का मैटर ये है कि इंटरनल कंट्रोल टाइमली सुधर जाए, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के पहले ही मैनेजमेंट को ये कम्युनिकेट हो जाए कि यहाँ डिफिशियंसी थी। ये उसका इम्पोर्टेंस है और यहाँ पर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्नॉलेज करते हुए मैनेजमेंट को बता। तो पहला ही क्वेश्चन ऑडिट रिपोर्ट का गूगली हो गया। इसके अंदर आपको लिखना था SS 700, उसके अंदर जगह बतानी थी ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी पैराग्राफ, और उसके बाद बोलना था इससे क्या फायदा होगा। तो फायदा तो ये है कि मैनेजमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, उसके लिए हम मैनेजमेंट को बता रहे हैं कि भाई आप अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करते समय ये ध्यान रखो, और इतनी वीकनेसेस आपकी हैं, आप इनको सुधार लो, इनके इतने इम्पैक्ट है, इनका इतना सजेशन है, जो अपन ने ऐसे 265 में उनको कम्युनिकेट किया। आगे बढ़े। CAS has been appointed as statutory auditor of SRT Limited for the financial year 21-22. Company, while preparing financial statement for the year under audit, prepared one additional profit and loss account that disclosed specific item of expenditure and included the same as an appendix to the financial statement. वाह, क्या किया। Prepared one additional profit and loss that disclosed specific item of expenditure and included the same in appendix to the financial statement. CAS has not been able to understand this is an additional profit and loss account as it is not covered in the applicable financial reporting framework. Guide him as to how he should deal with the issue and while reporting on the financial statement of SRT Limited. इतना कोर फंडामेंटल क्वेश्चन है ये, इतना कोर फंडामेंटल ऑडिट क्वेश्चन है
कि आपको मजा आ जाएगा उसको पढ़ के। अब इसको पढ़ने के बाद आपको क्या ख्याल आता है? सबसे पहला मैं बताऊं क्या ख्याल है आप? सबसे पहला ख्याल आपको आया, ओह ये तो अदर इंफॉर्मेशन है, और ये तो SS 720 है। क्या ये ख्याल है आप? ये ख्याल है? लेकिन बेटा, अदर इंफॉर्मेशन जो होती है वो अलग होती है। 720 की अदर इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो अलग होती हैं। ये तो इसने एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, और वो एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को उसने इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना दिया, अपेंडिक्स में जोड़ दिया। किसके अपेंडिक्स में जोड़ा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अपेंडिक्स में जोड़ा। अदर इंफॉर्मेशन होती है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लगती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, और भी सारी रिपोर्ट है, वो सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लगती है। ये तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे लगा है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पीछे लगा है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का इंटीग्रल पार्ट है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर लगे हैं वो सब क्या है? अदर इंफॉर्मेशन है। पहला तो फंडा ये क्लियर कर लो अपनी जिंदगी कि 720 तब तक मत लगाना जब तक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात चल रही हो। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उसका उसके अंदर दिए गए हर फिगर को देने की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे उसने स्टेचुटरीली दिया हो चाहे उसने स्टेचुटरीली ना दिया हो। सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी होती हैं। देर आर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन अटैच विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दी गई है जो एफआरएफ से रिक्वायर्ड नहीं है, ऑडिटर को ये इवेल्युएट करना पड़ेगा कि सफिशिएंट जो सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दी गई है वो इंटीग्रल पार्ट है या नहीं है। पहली बात, एज एन इंटीग्रल पार्ट है तो फिर ये भी देखना पड़ेगा कि उसे अपने ओपिनियन में इस इंटीग्रल पार्ट में दी गई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, जिसके लिए दी गई है सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन, क्या उस पार्ट को उसने ऑडिट किया है? ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन किसके लिए दी गई है? P&L के लिए। हाँ, तो P&L का ही एक पार्ट निकल के आया है ना। मेन P&L तो हो गई, उस मेन P&L के सप्लीमेंट में जो इंफॉर्मेशन दी गई है तो ये तो अपन ने ऑडिट किया है ना, और ये उसकी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन है। तो अगर ये ऑडिट किया और ये दिया हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा नेचर लगा दिया। हाँ तो भाई, सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन जो एफआरएफ से के अकॉर्डिंगली नहीं दी गई है, मतलब एफआरएफ ने मांगी ही नहीं है, तो क्या उसे इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मानूं? पहली बात, जब एफआरएफ ने मांगी नहीं तू क्यों दे रहा भाई? प्री ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आएगी कि नहीं? तुमने अगर P&L लगा रखा है, क्या दिया है क्वेश्चन में? One additional P&L that discloses a specific item of expenditure and included the same in appendix of the financial statement. पहली बात, इस P&L को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है क्या? पहले ये बताओ। आप फंडा बिल्कुल क्लियर लेके जाना आज का, बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है ये, आपके पास है नहीं है, आई एम श्योर। इस P&L को एक्सप्लेन करने के लिए है क्या?
अगर इस पीएनएल को एक्सप्लेन करने के लिए है तो वो इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन इस पीएनएल को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है ना। हम्म। उस इस पीएनएल में से एक्सट्रैक्ट निकाल के दे रहा है ना। हाँ। क्या ये एफआरएफ ने बुलाया है? नहीं, एफआरएफ ने बोला ही नहीं है। If supplementary information is not required by applicable FRF, it is not considered as integral part of financial statement, even if it is added to the financial statement. मैनेजमेंट को बोलो कि ये अलग कर, फालतू चीज। और अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर दे, नहीं कर रहे हम तो अलग। तो ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये लिखना पड़ेगा कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है उसका हमने ऑडिट नहीं किया है। इज दैट क्लियर? हाँ। लेकिन अगर एडिशनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो स्पेसिफिक आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर सेपरेट शेड्यूल में बना देता है, मतलब वो क्या करता है, वो पीएनएल को एक्सप्लेन करने के लिए एक एडिशनल शेड्यूल डालता है, तो हम उसका ऑडिट करेंगे, वो इंटीग्रल पार्ट होगा। बड़ा टेक्निकल इशू है जिसके ऊपर अपने को बहुत सावधानी से उस पर लिखना पड़ेगा। ठीक है? कैसे लिखोगे इस क्वेश्चन को, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू SS 700, नाम क्या है? फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इट इज responsibility of auditor form and express opinion on financial statement. Financial statement here means financial statement here means financial statement as prescribed by financial reporting framework includes all its schedules, disclosures, annexes, which are integral part of financial statement. Here in the given question, an additional profit and loss account is annexed with financial statement, which is not required by financial reporting framework. And it seems that
It is not explaining the statement of profit and loss as it's an Excel. So, auditors shall not treat it as integral part of financial statement and should ask management to replace it with their own additional information. If management refuses, auditor should bring the fact in the report that he has not audited such supplementary information which was not part of financial statement. In case if such additional P&L is prepared to explain or main profit and loss account, it may be treated as integral part and auditor should report on the same. तो क्लैरिटी आई पहली बात तो पहली क्रेडिट आ गई कि अदर इंफॉर्मेशन और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन दूसरी क्लैरिटी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन भी इंटीग्रल पार्ट की नॉन इंटीग्रल पार्ट इंटीग्रल पार्ट तो मेरी जिम्मेदारी नॉन इंटीग्रल पार्ट तो मेरी जिम्मेदारी नहीं मैं मैनेजमेंट को बोल दूं यहाँ से हटा दो और फिर भी मैनेजमेंट नहीं हटाएगा फिर मैं देखूंगा क्या करना है। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ ये प्रॉब्लम पहले किया हुआ था कि नहीं आपका ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है फंडामेंटली सॉल्व करने के लिए मतलब जाले झाड़ने के लिए और ऐसे 710 तो लिखी मत देना वो तो कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी यहाँ आएगा चल मैंने आपको कहा ना ये चैप्टर जो है पूरी तरह से ड्राफ्टिंग बेस्ड ही रहेगा है ना कोई नहीं बोलने वाला आपसे कौन सा ओपिनियन देंगे सीधे ड्राफ्ट करवाएंगे कोई नहीं बोलेगा आपसे की ऑडिट मैटर क्या होता है बताओ सीधे ड्राफ्टिंग ही करवाएंगे देखो अब ये वाला है बिलो इज द ड्राफ्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ अ लिस्टेड कंपनी पैरा ए below reflect certain matters stated in auditor report communicated with CFO of the company and para B is in nature of auditor's response to said matter. ठीक है The company recognizes revenue when control
of goods is transferred to the customer at the net consideration which the company expects to receive from those goods from customers in accordance with the contract terms and condition. The terms of sales agreement based on the terms of condition of relevant contract and nature of discount and rebate created complexities that requires judgment in determining the revenues. पार्ट ए जो है कुछ मैटर हैं जो ऑडिट रिपोर्ट में स्टेटेड हैं और वो कम्युनिकेट किए गए थे सीएफओ। क्या कम्युनिकेट किए गए थे कि कंपनी सिर्फ तब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करती है जब कंट्रोल ऑफ गुड्स ट्रांसफर हो जाता है कस्टमर को। और किस कंसिडरेशन पे करती है? सीधे नेट कंसिडरेशन पे करती है जो कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि वो कस्टमर देगा उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से। टर्म्स ऑफ कंडीशंस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे बेस्ड है और उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर डिस्काउंट्स और रिबेट्स जो है वो भी दी गई हैं। तो अब अगर रेवेन्यू का कैलकुलेशन देखें तो मतलब ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये नहीं दिख रहा है कि सेल्स कितनी है और डिस्काउंट और रिबेट्स कितनी है, क्योंकि सेल्स में से डिस्काउंट रिबेट काट कूट के अलग कर दी। ये ऑब्जर्वेशन जो किसको कम्युनिकेट किया गया? दोष का फाइनेंस को। ठीक है, दूसरी बात, we read company's revenue recognition policy and assessed its compliance in terms of Ind AS 115, revenue from contracts with customer. We assessed, design and tested the operating effectiveness of the internal control related to sales rebate and discount. We tested on a sample basis that revenue has been recognized in a proper period with reference to the supporting document included in confirmation from the customers. From description given above, identify what auditor are trying to report and under what heading such matters should be reflected in auditor's report of the company. समझ आ गया? दो चीजें उन्होंने, क्या क्या दो चीजें? एक तो जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन की पॉलिसी है और जो रेवेन्यू है वो अपने आप में बड़ा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि आप रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते तब हो जब कस्टमर के पास कंट्रोल पहुंच जाता है। और दूसरी बात, आप जो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर रहे हो वो एग्रीमेंट के बेसिस पे करते हो और वो एग्रीमेंट के अंदर जितने डिस्काउंट और रिबेट होती है वो वहां से माइनस करके ही आप जो है रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज कर रहे हो, जो अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहा है। इस कॉम्प्लेक्सिटी का रिस्पॉन्स देते हुए हमने टेस्ट की ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल रिलेटेड टू सेल्स एंड रिबेट एंड डिस्काउंट, and we tested on sample basis that revenue had been recognized in proper period or not, and supporting documents and customers। ठीक है, यानी हम उनको ये बता रहे हैं कि पूरे ऑडिट के दौरान हमको एक चीज ने बड़ा परेशान किया कि ये जो आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी है रिकॉग्नाइज करने की, ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, और इस कॉम्प्लेक्स पॉलिसी को हमने टेस्ट किया, वो तो सही निकल गई तो अच्छा हुआ। लेकिन हम यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ये जरूर बताना चाहेंगे कि जो है ये अपने आप में कॉम्प्लेक्सिटीज क्रिएट करती हैं जिसमें जजमेंट बहुत लगता है रेवेन्यू को डिटरमाइन करने में। और रेवेन्यू को डिटरमाइन करने में जो जजमेंट लग रहा है तो जजमेंट तो गड़बड़ा सकता है। यानी हमें पूरे समय टेंशन रहा कि रेवेन्यू सही है या नहीं, हालांकि हमने उसको सैंपल बेसिस पे टेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी मतलब ये नहीं बोल सकते हम कि सब कुछ सही ही होगा। अब मैंने आपको ये बोला था, एक ऐसा मैटर जो ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस रहा है ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड,
And it has also been communicated to those charged with governance. Auditor should include in his report to communicate to users of the financial statement, which bring the attention to the users of financial statement कि भाई मेरे मेरे नजर में ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको भी जानना जरूरी है। और ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं जो जजमेंट मांगती हैं। Hence, these matters should be included in key audit matters। इसलिए इस मैटर को कहाँ इंक्लूड होना चाहिए? की ऑडिट मैटर्स के अंदर। तो सबसे पहले आपको इसके अंदर क्या लिखना पड़ेगा? सबसे पहले आपको इसमें लिखना पड़ेगा ऐसे 701 के हिसाब से की ऑडिट मैटर क्या होते हैं। उसके बाद लिखिए वन ऑफ द की ऑडिट मैटर इज। एक की ऑडिट मैटर क्या है? आपको थोड़ी देर पहले मैंने की ऑडिट मैटर के अंदर तीन चीजें बताई थी, उसमें से एक थी if high degree of estimations are being used to determine a significant portion of financial statement, वो आपको यहां पर इंक्लूड करना पड़ेगा। The matter that required significant auditor's attention in performing the audit, that is key audit matter. Significant management judgment, including accounting estimates, which have been identified having high estimation uncertainty। इतने वर्ड यहाँ पे आना है। A matter which shows that significant item of financial statement requires management judgment, and that judgment includes high estimation uncertainty। किया है यहाँ पे। ये तीन लाइनें नहीं लिखी और बाकी पूरा ऐसे 701 ये वो सब लिख दिया, नंबर कट जाएंगे। फिर इसको कोरिलेट करो कि रेवेन्यू इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पोर्शन है और उसमें ही रिबेट और डिस्काउंट जो है वो मैनेजमेंट की जजमेंट पे डिपेंड करते हैं। इसलिए वो कहाँ आएगा? कि ऑडिट मैटर में आएगा। क्या आप सब लोगों को समझ में आई बात? अपन ने क्या क्या बात की? आगे बढ़े। भाई आगे बढ़े। सो तो नहीं गए? जग रहे हो? नहीं, वैसे तो नींदें उड़ी हुई है तुम्हारी, जागोगी तुम। What is auditor's responsibility to report the key audit matter for which there are no relevant disclosure in financial statement? हैं? ये क्या है?
क्या करना है इसका? क्या जानते हो इसके बारे में? पहली बात तो अपना जाला बिल्कुल क्लियर है, फंडा एकदम क्लियर है कि की ऑडिट मैटर का मतलब वो मैटर नहीं होता जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हो या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो। कुछ मैटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं है, फिर भी वो की ऑडिट मैटर बनते हैं। पहला फंडा तो क्लियर रखो, की ऑडिट मैटर्स आर नॉट नेसेसरीली बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहला फंडा तो क्लियर रखो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मैं पढ़ाता हूँ तब भी देता हूँ। याद हो तो मेरे एक लेक्चर में, जिन्होंने मेरे लेक्चर देखे हैं उसमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इन्वेंट्री जो है फैशन इंडस्ट्री है, उस फैशन इंडस्ट्री का एक ऑर्डर कैंसिल हो गया। फैशन इंडस्ट्री है, उस फैशन इंडस्ट्री का एक भयंकर ऑर्डर जो था, बड़ा बल्क ऑर्डर था, वो कैंसिल हो गया। अब वो जो ऑर्डर कैंसिल हो गया उसकी बनी बनाई इन्वेंट्री जो है वो कहाँ पड़ी है? इन्वेंट्री में। और फैशन एवर चेंजिंग इंडस्ट्री, इतना ह्यूज स्टॉक आपने रख लिया है जिसको अभी तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 लगा के बोला कॉस्ट एंड एनआरवी विच इज लोअर, तो उसकी एनआरवी कम, एनआरवी ज्यादा थी तो आपने कॉस्ट पे वैल्यू कर लिया। लेकिन मैनेजमेंट को हमने कम्युनिकेट कर दिया था कि अगर 1 साल के अंदर अंदर इस इन्वेंट्री को आपने निकाला नहीं तो ये इन्वेंट्री आपकी जान ले लेगी, गले पड़ जाएगी ये इन्वेंट्री, आपका फ्यूचर में बहुत बुरा लॉस होने वाला है। ये हमने मैनेजमेंट को कम्युनिकेट किया था, क्योंकि हमको पता चल गया था कि इन्वेंट्री ओवर, इन्वेंट्री मतलब इन्वेंट्री के मैक्सिमम लेवल को इन्वेंट्री क्रॉस कर चुकी है, डबल द मैक्सिमम लेवल। अब अगर डबल द मैक्सिमम लेवल आपकी इन्वेंट्री है, देन हाउ यू गोइंग टू sell it out in within year, and your industry is a fashion industry. ये एक चीज है। एक और चीज मैं बताता था कि एनटीटी ने नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम लेके आया, उसके कारण मेरी ऑडिट स्ट्रेटेजी और मेरी ऑडिट रिस्क बढ़ गई, क्योंकि उसमें मुझे बहुत सारे अनरिकंसाइल्ड आइटम मिले और मुझे कई चीजें मिली ही नहीं जो सॉफ्टवेयर, पिछले सॉफ्टवेयर से इस सॉफ्टवेयर के अंदर आ जानी चाहिए। और ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने तो कम्युनिकेट कर दी ना। किसको? मैनेजमेंट दोस्त चैट विद गवर्नेंस को। अब अगर मुझे लगता है कि यार ये सॉफ्टवेयर के ट्रांजिशन वाली बात यूजर को भी पता होनी चाहिए, या ये पाइल अप ऑफ फैशन इन्वेंट्री की बात यूजर को भी पता होनी चाहिए, तो क्या मैं इसे की ऑडिट मैटर में इंक्लूड कर सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल कर सकते हो। क्योंकि की ऑडिट मैटर के अंदर उसने जो डेफिनेशन दी उसमें ये नहीं बोला है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ही सेज की ऑडिट मैटर, क्या कोई भी मैटर आपको लगता है कि वो किसको कम्युनिकेट करना चाहिए, मैनेजमेंट एंड दोस्त शेयर विद गवर्नेंस को, तो कर दो। इफ यू थिंक दैट इट हैज टू बी communicated to those shared with governance, then do it, कर दो। समझ में आया एवरीवन? चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज हो या ना हो, मैटर का की ऑडिट मैटर होना जरूरी है। तो यहाँ क्या क्या लिखना था? SS701 लिखना था, फिर की ऑडिट मैटर की डेफिनेशन देनी थी, फिर आपको लिखना था कि की ऑडिट मैटर इज नॉट नेसेसरीली
related to financial statement. It may not be disclosed in financial statement. For example, दो एग्जाम्पल दे दो, एक फैशन इंडस्ट्री वाला दे दो और एक चेंज इन आईटी सिस्टम दे दो, जिससे आपके ऑडिट को बहुत इफेक्ट पड़ा हो। काम खत्म। एवरीवन समझ में आया? आज थोड़ा सा अपना लेक्चर अपन छोटा रख रहे हैं, क्योंकि मुझे एक जगह बजट टॉक पे जाना है। आई हैव टू go to one of the institutions where there is a budget talk and they kept it at 9:30. मैंने उनको बोला थोड़ा लेट करो, पर उन्होंने 9:30 पे रख दिया। सो आई नीड टू गो टू द बजट टॉक टुडे। कोई बात नहीं, कल अपन थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, जल्दी भी बैठ जाएंगे, भले ही संडे है तो क्या हो गया। कल अपन थोड़ा जल्दी और ज्यादा बैठेंगे। और कल मुझे आपको क्या है, बहुत, कल का लेक्चर कोई मिस मत करना। कल के लेक्चर में आपके फंडे क्लियर होंगे पैराग्राफ्स के बारे में। पैरा कोरिलेशन बताऊंगा कल, इसलिए कल का लेक्चर कोई भी मिस नहीं करेगा, ये ध्यान रखना। उसमें मैं आपका जबरदस्त पार्टिसिपेशन चाहूंगा, और मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपने ये कोरिलेशन पढ़ा ही नहीं, पहली बार आप पढ़ोगे। अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है तो, मुझसे पढ़ा है तो पढ़ा हुआ है, लेकिन अगर आपने मुझसे नहीं पढ़ा है ना, कल के लेक्चर के अंदर पहली बार आप कोरिलेशन पढ़ोगे, इसलिए कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को अटेंड करना है। तो कल और परसों 2 दिन में अपन इस चैप्टर को खत्म करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट। उसके बाद तो सब एक एक दिन के ही चैप्टर है शायद। तो कल मिलते हैं, मैं ये भिजवा रहा हूँ पूरी